गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे जैव विकास के परिमाण, उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, मैंने आपको 10 टाइप के जैव विकास के परिमाण बताए थे। सबसे पहले वर्गीकी के बारे में बताया था, जो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में जो भी प्राणी थे, जब उनका विकास हुआ तो उनके जो शरीर की आकृति थी या उनकी जो संरचना थी, उनके बारे में उनसे परिमाण मिले। ठीक है। उसके बाद जो भी उसमें फिर समजात अंग, समवर्ती अंग, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बाकी के जो हमारे जैव विकास के परिमाण बच गए हैं उनके बारे में। तो देखो, सबसे पहला है जीवाश्म विज्ञान से परिमाण, मतलब कि जो जैव विकास के परिमाण है वो किससे, जीवाश्म विज्ञान से भी मिले। अब जीवाश्म विज्ञान क्या होता है? ये विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंदर जो जीवों के या फिर पौधों के जीवाश्म है उनका अध्ययन किया जाता है। तो देखो, जीवाश्म या फिर इसको हम इंग्लिश में फॉसिल भी बोलते हैं। तो जो फॉसिल शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के शब्द फोड्रे से। ठीक है। और इसका अर्थ होता है खोदना, मतलब कि फॉसिल्स, इस पर फॉसिल्स वो होते हैं जिनको खोद कर निकाला जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो जितने भी जीवाश्म बने, तो उन सब जीवाश्मों का जो निर्माण है वो केवल और केवल अवसादी चट्टानों से हुआ है। या फिर जितने भी जीवाश्म पाए गए हमें, जिनकी खोज हुई, उनकी खोज केवल और केवल किनमें, अवसादी चट्टानों के अंदर हुई थी। आग्नेय चट्टानों या फिर कायांतरित चट्टानों के अंदर जीवाश्म नहीं मिलते हैं। उसके बाद में आता है जीवाश्मी भवन। तो जीवाश्मी भवन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिससे पादप या फिर जो जंतु अवशेष है उनको जीवाश्मों में परिवर्तित होते हैं। मतलब कि जीवाश्मी भवन क्या होता है? कोई भी जो पादप या फिर जंतु है उनका अपने फॉसिल के अंदर या फिर अवशेष के रूप में प्राप्त होना या फिर अवशेष के रूप में बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलेंगे जीवाश्मी भवन। तो देखो, जितने ज्यादातर जीवाश्म हुए थे या फिर जो ज्यादातर जीवाश्म प्राप्त हुए वो या तो उसी स्थान से प्राप्त हुए जहाँ पे वो जीव पाए जाते हैं और जहाँ पे मतलब वो मिट्टी के अंदर दब गए थे और उनके जीवाश्म बन गए। या फिर क्या हुआ था कि जो भी जीव थे वो नदी के साथ बहकर उसके किनारे पे आ गए और फिर वहां पे क्या हुआ, उनके जीवाश्मों का निर्माण हुआ। ठीक है। उसके बाद जो जीवाश्म बनने की प्रक्रिया है तो उसमें क्या है, 4 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। या जो जीवाश्म बनने की विधि है उसमें 4 पॉइंट होते हैं। तो देखो, पढ़ते हैं हम कौन कौन से। सबसे पहला है पद चिन्हों का परिरक्षण। तो देखो, जब कोई भी जीव या फिर कोई भी जीव मान लो, ठीक है, वो किसी जगह से गुजर रहा है और वहां की मिट्टी अगर गीली है तो वहां पे क्या होंगे, उसके पैरों के निशान छप जाएंगे। और समय के साथ साथ क्या होगा, जैसे ही वो गीली मिट्टी सूखेगी या फिर कड़ी होगी तो उससे क्या है, जो हमारे जो जीव है उसका जो पद चिन्ह है वो वहीं पे क्या है, सुरक्षित हो जाएगा या फिर उसके पद चिन्हों का निर्माण हो जाएगा या उसके जो पद चिन्ह है उनको क्या है, अवशेषों के रूप में या फिर जीवाश्म के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हो गया पद चिन्हों का परिरक्षण। दूसरी, अश्मी भवन। तो अश्मी भवन को हम क्या कहते हैं? इसका अर्थ होता है कार्बनिक ऊतकों का पत्थर में रूपांतरण। मतलब कोई भी जीव है या फिर कोई भी जो पौधे हैं उनकी जो आंतरिक संरचना होती है उनमें क्या है, बहुत सारे कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। तो वो जो कार्बनिक तत्व है उन तत्वों का क्या है, धीरे धीरे पत्थरों के अंदर रूपांतरण हो गया। मतलब कि वो जो कार्बनिक तत्व थे वो धीरे धीरे पत्थर के बन गए और फिर उन पत्थरों को हमने बाद में बोला जीवाश्म, मतलब या तो जीव के जीवाश्म या फिर किसी पौधे के जीवाश्म, वो नाम दिया गया। तीसरा पॉइंट है इसमें प्राकृतिक सांचे और ढांचे। तो देखो, जब भी किसी जीव के जीवाश्म बनते हैं तो क्या होता है, या फिर जब मतलब मान लो कोई भी जीव है जो मिट्टी के नीचे या फिर धरती के नीचे दब गए हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, उस जीव के जो कोमल उत्तक है या फिर उसकी जो स्किन है वो धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू होगी। ठीक है। तो उसके जो कोमल उत्तक है वो धीरे धीरे नष्ट होंगे। तो क्या होगा, इस प्रकार जब उस जीव के जीवाश्म हमें मिलेंगे तो उसकी क्या है, केवल और केवल जो बाह्य संरचना है उसका ही हमें ज्ञान होगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी कोमल उत्तक वगैरह थे वो सारे नष्ट हो गए हैं। और जब उस जीव के या उस पौधे के जो जीवाश्म बने हैं उसमें केवल और केवल उसकी बाह्य संरचना ही रह गई है।
तो इसी प्रकार हम उसके प्राकृतिक सांचे या फिर ढांचे या फिर उस जीव की या उस पौधे की जो बाह्य संरचना है केवल उनके बारे में ही ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट वाला पार्ट कंकालीय भागों का परिरक्षण। तो कंकालीय भागों का परिरक्षण इसमें क्या है कि उस वो जो जीव है जिसका जीवाश्म हमें प्राप्त हुआ है या फिर उस जीव का क्या है जो आंतरिक संरचना या फिर उसका जो कंकाल है उसका जीवाश्म हमें प्राप्त होना, ठीक है। क्योंकि देखो जितने भी कोमल पार्ट होते हैं मनुष्य के हो मतलब किसी भी जीव के हो या फिर पौधों के हो, तो जीवाश्म कभी भी जो कोमल उत्तक होते हैं उनसे नहीं बनते हैं, केवल जो कठोर भाग होता है उससे ही बनते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में कठोर भाग क्या है, उसकी अस्थियां या फिर उसकी हड्डियां, तो उनके जीवाश्म प्राप्त होंगे या फिर जो बाकी के जीव है उनके भी। और जो पौधे हैं उनमें क्या है, उनका जो तना होगा या उनकी जो लकड़ियां होगी जो बहुत ज्यादा मजबूत होगी उसके जीवाश्म हमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार जीवाश्म बनने की विधि में जो लास्ट पॉइंट है वो हो गया कंकालीय भागों का परिरक्षण, मतलब कि उस जीव की या फिर उस पौधे की आंतरिक संरचना का परिरक्षण करना या उसके आंतरिक संरचना के जीवाश्म हमें प्राप्त होना या उसके कंकाल के, ठीक है। ये हो गया जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण। उसके बाद में अगला प्रमाण है संयोजक कड़ियों से प्रमाण। तो देखो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, मतलब कि कुछ लक्षण उसमें एक वर्ग के पाए जाएंगे और कुछ लक्षण उसमें क्या है दूसरे वर्ग के पाए जाएंगे। तो ऐसे जीव जिनमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं तो वो जो जीव है वो उन दोनों वर्गों के बीच की संयोजक कड़ी कहलाता है, ठीक है। तो जो बहुत सारी संयोजक कड़ियां हैं उनसे भी क्या है हमें जैव विकास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मतलब कि एक जीव होगा उसमें क्या है दो वर्गों के लक्षण उपस्थित होंगे, तो हमें पता चलेगा कि इस वर्ग से ये वाला वर्ग बना है या फिर इस जीव से धीरे धीरे इस वाले जीव का विकास हुआ या फिर इनका जैव विकास हुआ। तो देखो इसमें सबसे पहला उदाहरण है विषाणु का। तो जो विषाणु है उसको हम सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब विषाणु स्वतंत्र अवस्था में वातावरण में पाया जाता है या फिर जब वो किसी भी जीव या फिर किसी भी मनुष्य के शरीर में नहीं होता है तो उस अवस्था में वो विषाणु क्या होता है निर्जीव पदार्थ की तरह कार्य करता है, मतलब कि सिर्फ एक जगह पड़ा रहता है, उसमें ना ही कोई गति होगी और ना ही वो क्या करेगा अपनी संख्या में वृद्धि कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि उस विषाणु ने किसी दूसरे जीव के अंदर या फिर मनुष्य के अंदर प्रवेश किया तो वो जो विषाणु है वो क्या करेगा सजीवों की तरह लक्षण प्रकट करने लगेगा, मतलब कि उसमें गति होने शुरू हो जाएगी, वो अपनी संख्या में वृद्धि करनी शुरू कर देगा। तो इस प्रकार जो विषाणु है उसको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं, क्योंकि उसमें सजीवों के लक्षण भी पाए जाते हैं कुछ और कुछ निर्जीव के लक्षण भी पाए जाते हैं। दूसरी संयोजक कड़ी है हमारी युग्लिना। तो जो युग्लिना है वो बेसिकली क्या है एक जीव है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो युग्लिना होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है और पादप भी क्या करते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसी गुण के कारण उसको पादपों के अंदर रखा गया, लेकिन जो उसमें बाकी के कार्य है जैसे कि गति हो गई या फिर जनन हो गया तो वो सब लक्षण उसमें क्या है जानवरों के समान है या फिर जंतुओं के समान है। तो इसीलिए जो युग्लिना है उसको हम पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। पादपों के लक्षण क्या हो गए उसमें कि उसमें वो अपना भोजन स्वयं बनाता है क्योंकि उसमें पादपों के समान क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। और जंतुओं के समान के लक्षण हो गए कि जो युग्लिना है वो जंतुओं के समान गति करता है और जनन करता है। उसके बाद में तीसरा लक्षण आया आर्कियोपटेरिक्स। तो जो आर्कियोपटेरिक्स है उसको क्या है रेप्टिलिया वर्ग, मतलब कि जो रेंगने वाले जीव होते हैं, और एविज वर्ग मतलब कि जो पक्षी होते हैं उनके बीच की योजक कड़ी माना गया। क्यों? क्योंकि इसमें रेप्टिलिया के लक्षण भी पाए जाते हैं और एविज के लक्षण। तो देखो रेप्टिलिया के लक्षण इसमें क्या होगा कि इसका जो जबड़ा होगा उसमें क्या है दांत पाए जाएंगे या फिर इसके मुख में अच्छी तरह से जबड़ा पाया जाता है और एक लंबी पूंछ पाई जाती है, ठीक है। और इसके जो नाखून होते हैं इसके जो पैर होंगे उन पे क्या है उनकी उंगलियों पे नाखून पाए जाएंगे। ये सब लक्षण हो गए रेप्टिलिया वर्ग के। जबकि जो पक्षी वर्ग के लक्षण है वो इसमें क्या पाए जाते हैं कि इसमें पंख पाए जाते हैं उड़ने के लिए। तो जो आर्कियोपटेरिक्स है वो क्या हो गया रेप्टिलिया वर्ग और एविज वर्ग दोनों के मध्य की योजक कड़ी, क्योंकि इसमें रेप्टिलिया के लक्षण भी पाए जाते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनके लक्षण भी पाए जाते हैं, और
पक्षी वर्ग के समान इसमें क्या है, उड़ने के लिए पंख भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रेप्टिलिया और एविज के बीच की योजक कड़ी बोलते हैं, आर्कियोपटेरिक्स को। ठीक है, अगले प्रमाण हमें प्राप्त हुए भौगोलिक वितरण से। तो देखो जो अलग अलग जीव होते हैं या फिर ऐसे मान लो कि कोई स्पेसिफिक भौगोलिक वितरण है, मतलब या फिर कोई जगह है, तो उस जगह पे ऐसे ही जीव पाए जाएंगे जो उस वातावरण के अनुकूल होंगे। ठीक है, जैसे मान लो जल है और स्थल है, तो जो जीव जल में पाए जाते हैं वो केवल जल में ही पाए जाएंगे, वो जमीन पे नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो शरीर की सारी क्रियाएं हैं वो उस पानी के अंदर ही कंप्लीट होती है, या फिर उनका जो शरीर है वो ऐसे अनुकूलित हो गया है कि वो केवल और केवल जल के अंदर ही जीवित रह सकते हैं। या फिर जो जीव जंतु है जो स्थल पे पाए जाते हैं, तो उनका जो शरीर है उनमें भी ऐसे अनुकूलन विकसित हो गए जो केवल और केवल उनको क्या है, स्थल पे ही वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, या फिर केवल स्थल पे ही जीवित रह सकते हैं। अगर वो पानी के अंदर जाएंगे तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं भौगोलिक वितरण से प्रमाण का, फुफ्फुस मछलियां। तो ये ऐसी मछलियां होती है जिनमें क्या है, फुफ्फुस के समान, मतलब मनुष्य के फेफड़ों के समान गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो फुफ्फुस मछलियां हैं उनके वर्तमान समय में क्या है, 3 वंश पाए जाते हैं, और उनके जो तीनों वंश है वो क्या है, अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। तो देखो कौन कौन से। पहला वंश है इनका प्रोटोपटेरिस, जो कि केवल और केवल अफ्रीका के अंदर पाया जाएगा। दूसरा वंश लेपिडोसायरन, जो कि साउथ अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका में पाया जाएगा। और तीसरा वंश है इनका नियोसिरिडोटस, जो कि केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। अब देखो जो प्रोटोपटेरिस है वो केवल और केवल अफ्रीका के अंदर ही पाई जाएगी। ऐसा नहीं कि जो प्रोटोपटेरिस मछली है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाए, नहीं, क्योंकि इनका जो शरीर है या फिर इन्होंने अपने शरीर के अंदर ऐसे अनुकूलन स्थापित किए कि वो केवल उसी जगह पे रह सकते हैं, दूसरी जगह पे वो जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो जैसे शेर है और हाथी है, वो कहाँ पे, केवल भारत और अफ्रीका के अंदर ही पाए जाते हैं, और किसी जगह पे वो नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है उन्होंने अपने शरीर में ऐसे ही अनुकूलन विकसित कर लिए हैं कि वो केवल और केवल क्या है, भारत और अफ्रीका की जलवायु के अंदर ही जीवित रह सकते हैं। अगला जो जिराफ है या फिर जो दरियाई घोड़े हैं वो क्या है, केवल और केवल अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि अलग अलग, या फिर जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी की अलग अलग भौगोलिक वितरण पे क्या है, अलग अलग जीव पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है या फिर उन्होंने अपने शरीर का क्या है, ऐसे अनुकूलित कर लिया है कि वो केवल और केवल उसी जगह पे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, वो दूसरी जगह पे नहीं रह पाएंगे। ठीक है, एक और इसका उदाहरण हो गया जैसे कि डार्विन फिंच। तो देखो डार्विन एक आइलैंड पे गए थे। ठीक है, तो उस आइलैंड पे क्या है, उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी काले रंग की चिड़िया देखी, जिनको उन्होंने नाम दिया डार्विन की फिंच। तो उन्होंने देखा कि वो जो जिस द्वीप पे गए थे उस द्वीप पर केवल और केवल वो चिड़िया ही पाई जाती है। मतलब कि वो जो चिड़िया है उनका जो शरीर है वो इस प्रकार अनुकूलित हो गया कि वो केवल वही पाई जाती है कि और क्या था कि जो उनकी चोंच थी जो अलग अलग स्थानों पे पाई जाती थी, उन चिड़ियाओं की जो चोंच थी वो केवल अलग अलग हो गई थी, या उन्होंने अपनी चोंच को इस प्रकार विकसित कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो जो उनका भोज्य पदार्थ था वो सभी जगह पे अलग अलग उपलब्ध था। तो जिस प्रकार का भोज्य पदार्थ था उन्होंने उसी प्रकार क्या किया, अपनी चोंच को विकसित कर लिया। तो एक और उदाहरण हो गया डार्विन की फिंच। अगला है जैव रसायन तथा कार्यकी से प्रमाण। तो देखो इसमें सबसे पहला है जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन। तो देखो जितने भी जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सभी जीवों का जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य किसको हम बोलेंगे, जो उनका कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, तो उन सभी जीवों का जो भी जीव द्रव्य है, तो उनके जीव द्रव्य का जो रासायनिक संगठन है, क्योंकि उनके जीव द्रव्य के अंदर जो जो संरचनाएं पाई जाती हैं, जो जो अंगक पाए जाते हैं, जैसे कि केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया। ठीक है, अंतःपरदवी जालिका और गोल्जी कोय। तो जितने भी जीव हैं उन सभी का जो जीव द्रव्य है उसका रासायनिक संगठन समान पाया जाता है, मतलब कि सभी जीवों के जीव द्रव्य में समान प्रकार के अंगक पाए जाते हैं। अगला रुधिर संरचना। तो देखो मतलब जो भी जीव है
उनके रुधिर में क्या है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जो मनुष्य है और जो चिंपैंजी या फिर बंदर है, उनके हीमोग्लोबिन में क्या है, बहुत ज्यादा समानता पाई जाती है। इसीलिए वो क्या है, पास पास या फिर एक ऐसे वर्ग के प्राणी हैं जो कि साथ साथ रहते हैं। उसके बाद ऊर्जा का स्थानांतरण। तो जितने भी जीव मतलब इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, उनको क्या है, अपने शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा उनके शरीर में किससे प्राप्त होती है, ग्लूकोज से। ठीक है, मतलब कि जो भी भोजन वो ग्रहण करते हैं वो अपने सरल अणुओं में टूटता है और बनाता है ग्लूकोज। और जब उस ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उससे क्या है, सभी जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद पाचक एंजाइम। तो जितने भी जीव इस धरती पे पाए जाते हैं, जो भी विकसित प्रकार के जीव है, उन सभी में क्या है, एक ही प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि टाइलिन नहीं जैसे कि लाइपेज हो गया, ठीक है, पेप्सिन हो गया, एमाइलेज। तो ये सब क्या है, सभी जीवों में एक ही प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अगला देखो, अगला है अनुवंशिकी से परमाणु। तो इसमें क्या हुआ कि अनुवंशिकी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अनुवंशिक पदार्थ, जो कि कहाँ पे उपस्थित होता है, किसी भी जीव की जो कोशिका होती है उस कोशिका के केंद्रक में जो क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाते हैं, वो क्रोमेटिन पदार्थ बनाते हैं बाद में गुणसूत्र, और उन गुणसूत्रों पर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जीन्स। तो वो जो जीन्स है वो ही क्या करते हैं, हमारे आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वहन करते हैं। तो जितने भी जीव इस संसार के अंदर उपस्थित है उन सभी में क्या है, जो जीन मतलब उन सभी में गुणसूत्र पाए जाएंगे और गुणसूत्र पर उपस्थित जीन पाए जाएंगे। तो वो जीन ही क्या है, उनके जो लक्षण है वो आगे वाली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। जैसे देखो, जो मनुष्य है उसमें क्या है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो बंदर है या चिंपैंजी उनके अंदर 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या है वो लगभग समान प्रकार की पाई जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये आनुवंशिकी से भी परमाणु है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसे खोज की है कि जो मनुष्य है वो किससे, बंदर से ही बाद में विकसित हुए। मतलब कि जो मनुष्य है उनके पूर्वज कौन थे, बंदर थे। तो उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो लगभग समान पाई जाती है। अगला है कोशिका विज्ञान से परमाणु। तो देखो, कोशिका विज्ञान, इसमें भी क्या है कि कोशिका के अंदर जो भी संरचनाएं पाई जाती है, या भी मतलब मान लो किसी भी जीव की कोशिका होगी, चाहे मनुष्य की कोशिका होगी, चाहे मछलियों की होगी, पक्षियों की हो गई, ठीक है, तो उन जीवों के अंदर जो जो कोशिकाएं पाई जाएगी, उनकी कोशिकाओं के का जो रासायनिक संगठन होगा या फिर उनके अंदर जो कोशिकांग पाए जाएंगे वो क्या होंगे, लगभग समान होंगे सभी जीवों की कोशिकाओं के अंदर। मतलब कि सभी जीवों की कोशिकाओं में वही पदार्थ पाया जाता है जो बाकी जीवों की, जैसे जो कोशिकांग मनुष्य में पाए जाएंगे वही क्या पक्षियों में पाए जाएंगे, वही मेंढक के अंदर पाए जाएंगे, वही मछलियों के अंदर पाए जाएंगे। तो ये सब हो गए आपके जैव विकास के परमाणु को। तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि जैव विकास के परमाणु कौन कौन से थे। सबसे पहले वर्गीकी के आधार पर हमने देखा कि जो जीवों को या फिर पादपों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, तो उससे भी क्या है, हमें जैव विकास के परमाणु प्राप्त हुए थे। उसके बाद में उनके शरीर की तुलनात्मक संरचना से, मतलब कि सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण हुआ, और पहले सरल जीवों का जो शारीरिक संगठन था वो सरल था। उसके बाद में जैसे जैसे जीव और आगे विकसित हो गए तो उनका जो शारीरिक संगठन है वो भी क्या है, विकसित प्रकार का आने लग गया। उसमें हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे कि समजात अंग, जो कि क्या करते हैं, जिनकी उत्पत्ति तो समान होती है, मतलब कि जिस अंग या फिर जिस संरचना से वो उत्पन्न हुए हैं वो संरचना तो समान होगी, लेकिन उनके कार्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उसके बाद में समवर्ती अंग, जिनके कार्य तो अलग अलग थे लेकिन उनकी जो उत्पत्ति थी वो क्या थी, नहीं, उनके कार्य समान थे और जो उत्पत्ति थी वो क्या थी, अलग अलग थी। ठीक है, और इसमें भी हमने डार्विन की फिंच का जो एग्जाम्पल है वो भी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण पढ़े। तो जितने भी जीव हैं जो कि मिट्टी के अंदर धंस गए हैं, जो या फिर जो बहुत पहले पाए जाते थे, उन सब जीवों का अध्ययन क्या है, जीवाश्मों के रूप में किया जाता है। तो जीवाश्मों से भी हमें क्या है, जो जैव विकास है उसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। उसके बाद में संयोजी कड़ियां आई। तो संयोजी कड़ियां भी क्या है कि दो वर्गों के बीच की, मतलब ऐसा जीव जिसमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं उनको संयोजी कड़ियां कहा। जिसमें कौन कौन से, विषाणु जो कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, फिर युगलिना जो कि पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी, और फिर आर्कियोपटेरिक्स जो कि किसकी है,
रेप्टिलिया की और एविज मतलब कि जो रेंगने वाले जीव हैं उनके बीच की वो जीव और जो पक्षी हैं उनके बीच की योजकड़ी। उसके बाद में भौगोलिक वितरण। तो भौगोलिक वितरण में क्या है कि जो अलग अलग मतलब पृथ्वी पे जो अलग अलग स्थान है उन पे क्या है अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वो केवल उसी स्पेसिफिक जगह पे पाए जा सकते हैं, वो किसी और जगह पे नहीं पाए जा सकते। जैसे कि फुफ्फुस मछलियां होगी तो उनके 3 वंश पाए जाते हैं। तो पहला वंश जो प्रोटोपटाइरस है वो केवल अफ्रीका में पाया जाएगा, दूसरा लेपिडोसाइरन जो कि साउथ अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका में पाया जाएगा, और तीसरा नियोसिरेटोडस जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाएगा। उसके बाद में शेर और हाथी वो केवल और केवल भारत और अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। फिर जिराफ और दरियाई घोड़ा जो कि केवल अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आए जैव रसायन और कार्यकी से प्रमाण। तो इसमें जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन, फिर रुधिर संरचना कि रुधिर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसकी संरचना समान होती है। उसके बाद ऊर्जा का स्थानांतरण की सभी जीवों को जो ऊर्जा है वो क्या है ग्लूकोज के रूप में, या फिर जब उनके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज उपस्थित होता है उस ग्लूकोज का जब अपघटन होता है उसी से प्राप्त होती है। उसके बाद में पाचक एंजाइम। तो जितने भी जीव है उनमें एक ही प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद में आनुवंशिकी से प्रमाण प्राप्त हुए, क्योंकि सभी जीवों में क्या है आनुवंशिकी की इकाई जीन ही है। तो जीन ही क्या करेंगे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लेके जाएंगे, और जो कुछ लक्षण होंगे वो क्या होंगे वो वातावरण से विकसित हो जाएंगे। अगला कोशिका विज्ञान से प्रमाण। तो ये आपके पूरे के पूरे हो गए जैव विकास के प्रमाण। ठीक है, अब जो आगे का टॉपिक है वो हम अगली क्लास में करेंगे।